साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज का वीडियो भी हमारा सीटेट परीक्षा के लिए हिंदी भाषा का एक अभ्यास सेट है। इस अभ्यास सेट में कुल 30 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज की चर्चा शुरू करते हैं। साथियों आज का पहला प्रश्न है, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। प्रश्न को ध्यान से देखिए। पहले भी मैं आपसे निवेदन कर चुका हूँ, प्रश्न को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उसका उत्तर देना बहुत आसान हो जाएगा। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है शब्द पढ़वाना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत और सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो साथियों इसका सबसे उचित विकल्प क्या होगा? हमारे साथ साथ आप भी अपना अनुमान लगाते चलिए, अपना मूल्यांकन करते चलिए। इसका सबसे उचित विकल्प होगा साथियों विकल्प 3, विभिन्न संदर्भों में बातचीत। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, भाषा के व्याकरण का आकलन करना, भाषा के लिखित और मौखिक रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। तो इसका सबसे उचित और सटीक विकल्प है साथियों विकल्प 3, भाषा के लिखित और मौखिक रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य शब्द साधनों का उपयोग का उद्देश्य है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न प्रायः पूछे जा रहे हैं। चारों विकल्प देखिए। आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना और विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। यहाँ प्रश्न को पुनः एक बार ध्यान से देख लीजिए। कह रहा है भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य शब्द साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। यहाँ कई बार है और नहीं है में बड़ी भ्रम की स्थिति हो जाती है, इसलिए यहाँ देखिए ये कह रहा है कि दृश्य शब्द साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें साथियों पहला भी उद्देश्य है, दूसरा भी है और तीसरा भी है। इसमें चौथा जो है विकल्प 4, ये उद्देश्य नहीं है, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। सही उत्तर इसका सही विकल्प इसमें यही है, विकल्प संख्या 4। तो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4, पाठ्यपुस्तक की भाषा। 4 विकल्प देखिए। पाठ्यपुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए? बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए, अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है विकल्प 1, बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। ठीक है ना, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य है? 4 विकल्प देखिए। भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सिखाना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना और भाषा का प्रयोग सिखाना। तो इसका प्राथमिक स्तर के लिए सबसे सटीक विकल्प है विकल्प संख्या 4, भाषा का प्रयोग सिखाना। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 6, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ध्यान से देखिए। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव टकराहट से गुजरती है, सदैव समान होती है, समान हो सकती है और सदैव अलग होती है। तो इन चारों विकल्पों में साथियों सबसे सटीक विकल्प है विकल्प संख्या 3, समान हो सकती है। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा समान हो सकती है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्यपुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र और व्याकरणिक नियमों का स्मरण। तो इसका सबसे सटीक विकल्प है साथियों विकल्प संख्या 1, भाषा प्रयोग के अवसर। सबसे महत्वपूर्ण विकल्प, सबसे उचित विकल्प भाषा प्रयोग के अवसर, और प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 8, अगला प्रश्न। हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है बाल साहित्य का विविध प्रयोग, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। तो इसमें सबसे सटीक विकल्प है साथियों, सबसे सही और उचित विकल्प है विकल्प संख्या 1, बाल साहित्य का विविध प्रयोग। ठीक है,
देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? चारों विकल्प देखिए, जो बहुत छोटी हों, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, जिसमें 2 ही पात्र हों, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं में वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। ठीक है, इसका सबसे सटीक विकल्प है विकल्प संख्या 4, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, क्योंकि बच्चे चित्रों के माध्यम से सीखने में रुचि बनाते हैं। चित्रों के माध्यम से सीखने में वह अपने मौलिक चिंतन का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। सही उत्तर विकल्प संख्या 3, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट में, तो इसको बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है ना, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 11। पढ़ने का प्रारंभ वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। सही विकल्प इसका विकल्प 4, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। ठीक है, पढ़ने का प्रारंभ अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। देखते हैं प्रश्न संख्या 12। अगला प्रश्न, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, भाषा और बोली में कभी कोई संबंध नहीं होना चाहिए। तो इसका सबसे सटीक विकल्प है विकल्प संख्या 2, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। सबसे सटीक विकल्प विकल्प 2, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 13। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसका प्रयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना और बच्चों को अनुशासित रखना। तो साथियों इसका सबसे उचित और सटीक विकल्प है विकल्प संख्या 3, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले का उद्देश्य विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है साथियों, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होगा? बहुत ध्यान से इस प्रश्न पर विचार करिए और सही विकल्प का चयन आप लोग करिए। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, कथन किस पर लागू नहीं होता? भाषा प्रयोगशाला, अखबार, विज्ञापन और साइन बोर्ड। तो यह कथन साथियों भाषा प्रयोगशाला पर लागू नहीं होता, क्योंकि हमारे परिवेश में, अखबारों में, विज्ञापनों में, साइन बोर्ड आदि में भाषा बिखरी हुई मिलती है, लेकिन भाषा प्रयोगशाला एक निश्चित स्थान है, इसलिए यह कथन इस पर लागू नहीं होता। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 और 15। कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? चारों विकल्प बहुत ध्यान से देखिए। शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करने, अंतर पहचानने का अवसर देंगे। उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती न करें। उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। उन्हें शब्दों को 20 बार लिखने को कहेंगे। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 1, शब्दों को सही रूप से लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों, सही गलत दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देखें। ठीक है साथियों, आइए चलते आगे देखते हैं। साथियों आगे देखिए, आगे के जो प्रश्न है हमारे वो प्रश्न संख्या 16 से 24 गद्यांश पर आधारित है। एक गद्यांश दिया गया है, उस गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर लिखिए। साथियों अपठित गद्यांश पर आधारित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें सही विकल्प या आपके सही उत्तर का चयन इस बात पर निर्भर करता है कि आपने गद्यांश को कितने ध्यान से पढ़ा है। तो चलिए हमारे साथ आप ध्यान से गद्यांश को पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्न संख्या 16 से 24 तक के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, देखते हैं गद्यांश को। समाज में पाठशालाओं, स्कूलों अथवा शिक्षा की दूसरी दुकानों की कोई कमी नहीं है। छोटे से छोटे बच्चे को माँ बाप स्कूल भेजने की जल्दी करते हैं। 2-2.5 साल के बच्चों को भी स्कूल में बिठाकर आ जाने का आग्रह भी हर घर में बना हुआ है। इसके विपरीत
हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि कोई भी माँ बाप बालकों के बारे में, बालकों की सही शिक्षा के बारे में और साथ ही सच्चा और अच्छा माता पिता अथवा अभिभावक होने का शिक्षण कहीं से नहीं प्राप्त करता। माता पिता बनने से पहले किसी नौजवान जोड़े को यह नहीं सिखाया जाता कि माँ बाप बनने का अर्थ क्या है। इससे पहले किसी भी जोड़े को यह नहीं सिखाया जाता है कि अच्छे और सच्चे दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। पति पत्नी होने का अर्थ क्या है, यह भी कोई नहीं बताता। परिणाम साफ है कि जीवन शुरू होने से पहले ही घर टूटने बिखरने लगते हैं। घर बसाने की शाला न आज तक कहीं खुली है और न खुलती दिखती है। समाज और सत्ता या तो इस संकट के प्रति सजग नहीं है या फिर इसे अनदेखा कर रहे हैं। तो साथियों, आइए प्रश्न संख्या 16 से 24 इसी गद्यांश पर आधारित है। उसको गद्यांश से संबंधित जो उसके सही विकल्प हैं, सही उत्तर है, उसका चयन करते हैं, उसको देखते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। साथियों देखिए, प्रश्न संख्या 16 है, भी शब्द है। भी शब्द क्या है? क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक और निपात। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प 4 निपात। साथियों निपात के बारे में बात कर लेते हैं। निपात किसे कहते हैं? साथियों, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार या अतिरिक्त बल देने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे निपात कहते हैं। जैसे भी, ही, तो, तक, केवल। ठीक है ना? देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17, इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि रेखांकित शब्द का अर्थ है। इसके विपरीत, प्रश्न को फिर से एक बार देख लीजिए। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि डैश डैश डैश। इसमें रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? सूक्ति, वास्तविकता, सद्वचन। तो यहाँ साथियों रेखांकित जो है दूसरी सच्चाई, इस शब्द का अर्थ क्या है? इस शब्द का अर्थ है विकल्प 3 वास्तविकता। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 18, घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है? घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है? बच्चों के बारे में न जानना, माता पिता का अर्थ न जानना, दाम्पत्य का अर्थ न जानना और घर बसाने की जल्दी। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प 3 दाम्पत्य का अर्थ न जानना। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 19, हर घर में किस चीज़ का आग्रह बना हुआ है? बहुत ध्यान से देखिए, शुरुआत में ही गद्यांश में आया था। बच्चों को स्कूल न भेजने का, बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का, बहुत छोटे बच्चों को दुकान भेजने का, बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में बिठा कराने का। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर साथियों विकल्प 4 गद्यांश के अनुसार बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में बिठा कराने का। देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 20, लेखक के अनुसार किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है? पत्नी बनने का, बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा देने का, अच्छे माता पिता बनने का, छोटे छोटे बच्चों को उच्च कक्षाओं में प्रवेश दिलाने का। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों गद्यांश के अनुसार सही विकल्प है विकल्प 3 अच्छे माता पिता बनने का शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है? जिससे बच्चों को ज्ञानवान बनाया जा सके, ताकि बच्चों को उच्च डिग्रियां प्राप्त करवाई जा सकें, ताकि बच्चे स्वयं प्रवेश लेने योग्य बन सकें, और चौथा विकल्प है जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। तो सच में इसका सबसे सटीक और सबसे उचित विकल्प है विकल्प संख्या 4, जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है? समाज और गद्यांश पर आधारित यह प्रश्न है, गद्यांश पर आधारित इसके उत्तर ही है। तो इसको यह ध्यान में हमको रखना है कि इसका उत्तर गद्यांश से ही संबंधित हो। समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं? अभिभावकों द्वारा शिक्षा न प्राप्त करने के प्रति, ज्ञानवान समाज न बनवाने की घोर संकट के प्रति, घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने के प्रति, और माता पिता द्वारा बच्चे का पालन पोषण न कर पाने के प्रति। तो इसका सही उत्तर है साथियों गद्यांश के अनुसार विकल्प संख्या 3 घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने के प्रति। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 23, लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? चारों विकल्प देखिए, दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए,
बच्चों के बारे में, बच्चों की शिक्षा के बारे में, माता पिता के शिक्षा स्तर को। तो इसमें गद्यांश के अनुसार सबसे सटीक विकल्प है विकल्प संख्या 1, दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 24। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। माता पिता शब्द युग्म है सार्थक निरर्थक शब्द युग्म, सार्थक शब्द युग्म, निरर्थक शब्द युग्म और पुनरुक्त शब्द युग्म। तो इसका सटीक विकल्प क्या है, इसका सही विकल्प साथियों क्या है, विकल्प संख्या 2, सार्थक शब्द युग्म, क्योंकि माता भी सार्थक शब्द है और पिता भी सार्थक शब्द है, तो यह सार्थक शब्द युग्म है। ठीक है साथियों, देखते हैं आगे। चलिए आगे साथियों, आगे प्रश्न संख्या 25 से 30 जो है वो पद्यांश पर आधारित है। ठीक है, ये अपठित पद्यांश पर आधारित प्रश्न संख्या 25 से 30। आइए उस पर चर्चा शुरू करते हैं। पहले आप पद्यांश को देखते हैं। पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं, वसुधा निज रतन उगल है। ध्यान से आप देख लिए होंगे इस काव्यांश को। अब इस पर आधारित प्रश्न संख्या 25 से 30 उसके प्रश्नों को देखते हैं। साथियों देखते हैं प्रश्न संख्या 25। प्र उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह है प्रत्युत्तर, प्रदेश, प्रपत्र। देखिए इसमें 3-3 शब्द प्रत्येक समूह में दिए गए हैं। यह आवश्यक है कि तीनों शब्द प्र उपसर्ग से बने हों। तो इसमें देखिए पहले में प्रत्युत्तर में क्या है, प्रत्युत्तर में कौन सा उपसर्ग लगा है, प्रति लगा है, तो ये पहला वाला आपका गलत है, पहला वाला आपका नहीं है। ठीक है, उसके बाद में प्रत्येक, प्रभाव, प्रदेश, तो इसमें प्रत्येक जो है उसमें प्रति उपसर्ग उसमें भी लगा है, ये भी गलत है। प्रसाद, प्रत्येक, प्रपत्र, इसमें देखिए आप प्रत्येक आ गया है, ये भी आपका गलत है। तो इसका सटीक और सही उत्तर क्या है, विकल्प संख्या 4, प्रभाव, प्रदेश, प्रपत्र। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26। कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है, रत्नों का, विधि के विधान का, भाग्यवाद का और वसुधा का। तो यहाँ कवि ने भाग्यवाद का खंडन किया है। सबसे सटीक विकल्प, सबसे सही विकल्प विकल्प संख्या 3, भाग्यवाद का। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 27। विधि अंक से तात्पर्य है, विधि अंक से क्या तात्पर्य है, न्यायवादी, न्याय अंक, विधाता लिखा होना, भाग्य का लिखा हुआ। तो विधि अंक से तात्पर्य साथियों है यहाँ भाग्य का लिखा हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 28। कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो क्या होता, रत्न स्वयं प्रकाश युक्त हो जाते, रत्न मिल जाते, पैरों के नीचे वसुधा होती, धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती। ठीक है, तो इसका सबसे सटीक विकल्प क्या है साथियों, पद्यांश के अनुसार विकल्प संख्या 4, यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29। तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदले रूप में प्रयुक्त हुआ है। ध्यान से देखिए, उगल, रतन, प्रबल, स्वयं। साथियों इसका सही उत्तर क्या है, विकल्प 2, तुकबंदी के कारण यह रतन शब्द है अपने बदले रूप में प्रयोग हुआ। क्यों, इसका शुद्ध रूप क्या है, इसका शुद्ध रूप है रत्न, शुद्ध रूप क्या है, रत्न। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 30, आज का अंतिम प्रश्न। इनमें से कौन वसुधा का समानार्थी है, जलधि, वसुंधरा, महीप और वारिधि। जलधि में का अर्थ है समुद्र, महीप का अर्थ है राजा, वारिधि का भी अर्थ है समुद्र। तो वसुधा का समानार्थी कौन सा है, विकल्प संख्या 2, वसुंधरा। ठीक है, तो साथियों आज हमने तेज़ी से इस प्रैक्टिस सेट में 30 प्रश्नों को देखा। यह 30 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत उपयोगी हैं, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।